अपने को 11th एंड 12th क्लास में स्टडी करनी है। तो केमिस्ट्री की बात करें अगर, तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, its composition and changes it undergoes its composition as well as in energy during various process। कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं अपन, मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ अपन क्या करते हैं कि कोई भी प्रोसेस हो रही है, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो रही है चाहे केमिकल प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस में मैटर के कंपोजिशन में या मैटर की एनर्जी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। कि लाइक 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, और एक्सोथर्मिक में आपने पढ़ा था कि हीट इवॉल्व होती है जब भी कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी प्रोसेस में, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो, उसमें एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, मैटर के कंपोजिशन में क्या चेंज हो रहा है, तो उस सब की स्टडी साइंस की एक ब्रांच में की जाती है जिसको आप क्या कहते हो, केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री ब्रांच की बात करें तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिक केमिस्ट्री, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा और ब्रांचेस। तो अपने को 11th एंड 12th में मेनली अपन जो डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री की 4 ब्रांच के बारे में करेंगे। कौन कौन सी ब्रांच है देखिएगा। फर्स्ट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? एज यू नो कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको आप क्या कहते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हो। उसको आप क्या कह दोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दोगे। तो इनकी स्टडी किसमें की जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं अपन। साथ में आपके पास जैसे 10th क्लास की मैं बात करूं तो उसमें 4th चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, कुछ एसिड की और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की। तो वो पोर्शन आपके पास किसमें आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। सेकंड जो आपके पास ब्रांच आती है उस ब्रांच को आप कहते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं नेचर में, उस एलिमेंट की स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ आप क्या करते हो कि उनके जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी किसमें की जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। यानी कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of elements and the compounds of elements known as inorganic chemistry। तो दो ब्रांच के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या करते हो कि एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड की स्टडी करते हैं। लाइक आपके पास आ गया कि वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको आप क्या कहते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हो। तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसकी स्टडी आप इसमें करोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करोगे। लास्ट में आपके पास एक और आती है कि फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि मैटर के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अपने को पता है कि मैटर की बात करूं मॉलिक्यूल से मिलते हैं, मॉलिक्यूल से आगे देखें तो एटम से मिलते हैं। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसके अलावा कुछ और पार्टिकल्स होते हैं। तो उसकी स्टडी किसमें करते हो आप, उसकी स्टडी करते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। कोई भी आपके पास फिजिकल प्रोसेस है या चाहे केमिकल प्रोसेस है, वो कौन कौन से लॉ को ऑबे कर रही है, उन सारे लॉज को भी आप किसमें पढ़ते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में। कि मैं अगर आप 10th में बात करूं या 9th में बात करूं तो आपके पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उन सारे लॉज को आप कहां पढ़ते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी और साथ में उनके कंपाउंड्स की स्टडी। फिजिकल केमिस्ट्री में मैटर के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं, और उसके साथ साथ आप क्या करते हो कि जितने भी लॉज हैं उन लॉज को सारा कहां पढ़ते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में। थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, लाइक न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कुछ फॉर्मूले बेस्ड। अब फोर्थ जो ब्रांच केमिस्ट्री की है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये प्रैक्टिकल के लिए यूज होती है। जो भी 11th और 12th में आपके प्रैक्टिकल कोर्स है तो उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो दो टाइप की होती है, एक तो होती है क्वालिटेटिव और सेकंड होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि क्या प्रेजेंट है आपके पास, कि मींस कोई प्रैक्टिकल में आपको गिवन मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड उसके अंदर है, कौन सा कैटायन उसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सा एनायन उसके अंदर प्रेजेंट है। लाइक अमोनियम क्लोराइड दे दिया, तो अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से कैटायन है, कौन कौन से एनायन है, तो वो सारा कहाँ पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। कि आपको गिवन अननोन मिक्सचर होगा, उस अननोन मिक्सचर में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच आर द कैटायन और एनायन, विच इज द कैटायन एंड एनायन इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस उसमें पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव में मीन्स है कि आपके पास अमाउंट कितना मिला है। कोई भी अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो प्रैक्टिकल में तो अमाउंट कितना मिल रहा है, अमाउंट क्या मिल रहा है, तो वो सारी स्टडी किसमें करते हैं, क्वांटिटेटिव। तो अभी अपन ने डिस्कस करा है केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करा है जो अपने 11th और 12th के सिलेबस में। केमिस्ट्री मीन्स मैटर की स्टडी करनी, और मैटर में जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं या कोई भी केमिकल चेंज, उसमें एनर्जी में क्या चेंज होगा, उसके कंपोजिशन में क्या चेंज होगा, तो वो सारी स्टडी किसमें की जाती है, आपके पास केमिस्ट्री में की जाती है। 4 ब्रांच मैंने आपको बताई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो चारों ब्रांच की अलग अलग स्टडी करेंगे। हालांकि अपने सिलेबस में 2 बुक है, टोटल चैप्टर 14 है, उन 14 चैप्टर को डिवाइड कर रखा है इन चारों ब्रांच में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिक। ओके, तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर अपना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो कंसेप्ट जो है वो कौन से पोर्शन से आता है आपके पास, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, कि जिसमें अपने को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन आपके पास आएगा, कुछ लॉज जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कि जनरली केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक अपने पास यूज में आने वाले हैं वो सारे अपन कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर, 9th क्लास में भी था व्हाट इज मैटर, अपने भी है व्हाट इज मैटर। तो मैटर से स्टार्ट करेंगे अपन कि व्हाट इज मैटर। इस यूनिवर्स में ऐसी एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस नॉन एज मैटर। कि मेरे पास अगर ये मार्कर है तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास है और कुछ ये वॉल्यूम क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो ये क्या होगा आपके पास एक मैटर होगा। मैं अगर बात करूं इसकी बोर्ड की, तो ये भी क्या कर रहा है, इसका भी मास है और साथ में ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको भी आप क्या कहोगे, मैटर। तो एनीथिंग मीन्स एनीथिंग जिसके पास मास हो और मास के साथ साथ क्या हो कि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, मीन्स उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, तो उसको आप क्या कहोगे, मैटर कहोगे। मैटर को अगर अपन क्लासिफाई करते हैं तो 2 टाइप से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट and second is on the basis of chemical composition। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देखें तो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर को 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। एक आपके पास आती है सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट एंड लास्ट इज
गैसेस स्टेट। थोड़ा बहुत पढ़ा था अपन ने कि एक आपके पास प्लाज्मा भी होता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी होता है। तो जनरली जो अपने सिलेबस में है उस सिलेबस में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट की बात कर रखी है कि सॉलिड स्टेट में क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में क्या रहता है और गैसेस स्टेट में क्या रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन देखें आप तो मैटर को दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हो। कौन कौन से टाइप रहते हैं कि फर्स्ट तो आपके पास आता है प्योर सब्सटेंस और सेकंड आपके पास कौन सा आता है, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर आता है। प्योर सब्सटेंस को भी आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो आगे कि एक आता है एलिमेंट और नेक्स्ट वन इज कंपाउंड, और मिक्सचर होमोजेनियस and heterogeneous. So matter, anything which has mass and occupies space known as matter, उसको आप क्लासिफाइड करते हो फिजिकल स्टेट और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन टू टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाइड करते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड में, मिक्सचर को आप क्लासिफाइड करते हो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो टाइप के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं, वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस। आइए एक एक की डिटेल स्टडी करते हैं कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो भी आपके पास तीन टाइप्स मैटर के प्रेजेंट हैं, या केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो आपके पास दो टाइप मैटर के प्रेजेंट है, उस पर डिटेल स्टडी करते हैं। On the basis of फिजिकल स्टेट, मैटर को आप क्लासिफाई करते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है कि जो ये मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा लग रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या वीक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या मॉडरेट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उनकी बेसिस पे मैटर की तीन फिजिकल स्टेट आइडेंटिफाई हुई है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और थर्ड वन इज गैस। सॉलिड की अगर बात करें अपन, डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या रहते हैं, डिफाइनाइट। आप उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के चेंज कर सकते हो, अदरवाइज उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया था व्हाइट बोर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सॉलिड की बात करें, फिजिकल स्टेट में सॉलिड स्टेट यानी कि जिसकी शेप एंड वॉल्यूम आपके पास क्या रहे, डिफाइनाइट रहे, कि एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे या आप क्या करेंगे, एनर्जी देंगे तो इसकी स्टेट को आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी आपके पास जो शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या है, डिफाइनाइट रहेंगे। अगर लिक्विड की बात करें, वॉल्यूम डिफाइनाइट, शेप इज नॉट डिफाइनाइट। कि लिक्विड स्टेट में जो शेप है वो आपके पास डिफाइनाइट नहीं होती है, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि जिस शेप में या जिस कंटेनर में लिक्विड को डालते हो वो उसी शेप का हो जाता है। जैसे बोतल में प्रेजेंट है, कोई वाटर बोतल में प्रेजेंट है या वाटर ग्लास में प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम जो है, अगर 1 लीटर वाटर किसी बोतल में प्रेजेंट है तो उसकी शेप कौन सी रहेगी, बोतल शेप जैसी। यही उसको अगर आप जग में डाल दोगे तो उसकी जग जैसी शेप हो जाएगी, अगर उसको ग्लास में डाल दोगे तो उसकी शेप कौन सी हो जाएगी, ग्लास जैसी। यानी कि इसका वॉल्यूम तो है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, बट उसकी शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है। और थर्ड वन गैसेस की बात करें अगर, तो वॉल्यूम एंड शेप
both are not definite. दोनों ही डिफाइनाइट नहीं होती, ना तो वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है ना ही शेप डिफाइनाइट होती है। तो इन सब का रीजन क्या है? इन सब का रीजन है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसकी बेसिस की बात करें अगर सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम का रीजन है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स is present between the particles. लिक्विड में वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है, शेप डिफाइनाइट नहीं होता। उसका रीजन क्या है? मॉडरेट अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स। और अगर गैस की बात करें कि वॉल्यूम और शेप दोनों ही डिफाइनाइट नहीं होती, तो उसका रीजन क्या है? वीक अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। वीक फोर्स एक टाइप आता है, उसको आप क्या कहते हो? वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको अपन जो आगे अपने चैप्टर आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि गैसेस स्टेट में या गैसों के पार्टिकल्स में वॉन्डरवॉल फोर्स क्या होता है और कैसे एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स जो लगाते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होता है। तो मैंने आपको बताया कि सॉलिड है, शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होंगे? डिफाइनाइट होंगे। उस डिफाइनाइट के कारण से कि किस कारण से रहेंगे कि उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स अगर पार्टिकल्स के बीच में है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस मिनिमम होगी, मिनिमम डिस्टेंस इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसके कारण से जो उनकी डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच की, वो बहुत ज्यादा क्या होती है? कम होती है। लिक्विड में वॉल्यूम डिफाइनाइट, शेप आपके पास डिफाइनाइट नहीं होती। उसका रीजन है मॉडरेट अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट। तो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगी? मॉडरेट रहेगी। एंड गैसेस स्टेट की बात करें तो वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर नॉट डिफाइनाइट। रीजन वीक अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट, जिसको आप क्या कहते हो? वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि गैसेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उसके कारण से वॉल्यूम और शेप दोनों ही डिफाइनाइट नहीं होती। तो जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर देखें कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसमें लगता है, उस अट्रैक्शन फोर्स का आप कहते हो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में रहता है? सॉलिड में। सॉलिड के बाद लिक्विड में, और लिक्विड के बाद किसमें रहता है? गैस। तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। अगर आप बात करते हो कि इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस की, तो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? वो किसमें प्रेजेंट होगी? सबसे ज्यादा गैस में, यानी कि सॉलिड में सबसे कम, फिर लिक्विड और फिर गैस। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का मीनिंग क्या होगा? कि दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यह है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। यह है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। वो सॉलिड में सबसे कम रहती है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड का क्या रहता है? सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है ना? इंटर का मीन क्या होगा? कि दो के बीच में, इंटरनेशनल है ना, इन बिटवीन टू नेशन। तो ऐसे ही इंटरमोलिकुलर कंपोजिशन या जो केमिकल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे आप क्या करते हो? मैटर को दो टाइप में क्लासिफाइड करते हो। एक आता है प्योर सब्सटेंस एंड एक आता है आपके पास मिक्सचर।
प्योर सब्सटेंस जो है उसको आप वापस दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हो, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ना केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आपके पास दो टाइप के, एक एलिमेंट, कंपाउंड। मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसी भी मैटर की वो फॉर्म होती है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें H2O, वाटर। तो H2O की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट अपने को पता है, मास कितना होता है, 1 हाइड्रोजन एटम का 1। 2 हाइड्रोजन एटम का मास आपके पास कितना होगा, 2। ऑक्सीजन का मास कितना रहता है, 16। तो बाई वेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। तो प्योर सब्सटेंस किसी भी मैटर की वो स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में आपके पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका रेशियो अगर फिक्स नहीं हो तो उसको आप क्या कह देते हो, मिक्सचर कह देते हो। कि लाइक आपके पास एक मिक्सचर प्लस वाटर का या NH4Cl प्लस CaCO3 का। अब इसमें अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट का अगर रेशियो फिक्स नहीं है, अगर आप रेशियो क्या करो कि कैल्शियम कार्बोनेट आपने ज्यादा कर दिया या आपने क्या करा, अमोनियम क्लोराइड को का अमाउंट बढ़ा दिया, तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कोई रेशियो का, अमोनियम क्लोराइड इतने रेशियो में होना चाहिए या कैल्शियम कार्बोनेट इतने रेशियो में होना चाहिए, तो उसको आप क्या कह देते हो, मिक्सचर कह देते हो। तो प्योर सब्सटेंस को आप फर्दर क्लासिफाइड करते हो एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि एलिमेंट में आपके पास सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। उसको आप क्या कह देते हो, एलिमेंट कह देते हो। लाइक कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे आपको क्या मिला, H2। तो हाइड्रोजन के एटम है, H2 में खाली ओनली एंड ओनली किसके एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, तो इसको आपने क्या कह दिया, एलिमेंट कह दिया। कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और एलिमेंट अगर प्रेजेंट हो तो उसको आप क्या कहते हो, कंपाउंड्स कहते हो। लाइक कि H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन के एलिमेंट भी प्रेजेंट है, वाटर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो डिफरेंट टाइप के एटम्स आ गए या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आ गए, तो उसको आप क्या कहते हो, कंपाउंड। जिसमें हमेशा केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स टू वाटर। तो ये प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, एलिमेंट के साथ साथ क्या हो गया आपके पास, कंपाउंड। मिक्सचर में देखें, मिक्सचर दो टाइप के हैं, एक होमोजीनियस और सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के बारे में डिस्कस करें अगर, तो फिजिकल स्टेट जो है जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसमें वो थ्रू आउट क्या रहती है, सेम रहती है। लाइक शुगर लो, वाटर लो, शुगर के अंदर आपने वाटर डिसॉल्व करी, तो डिसॉल्व करने के बाद में शुगर और वाटर दोनों की फिजिकल स्टेट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उस टाइप के मिक्सचर को आप क्या कहते हो, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट सॉल्यूशन भी एक एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें, तो डिसॉल्व करने के बाद में सॉल्ट और वाटर की फिजिकल स्टेट के बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो वो आपके पास कौन सा रहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि दो कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। लाइक सॉइल को वाटर के अंदर मिक्स करें, तो मिक्स करने के बाद में सॉइल और वाटर दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंशिएट होती है, तो उसको आप क्या कहते हो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड साथ साथ में मैटर का क्लासिफिकेशन, क्योंकि सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अपना पहला चैप्टर था,
उस पहले चैप्टर में सबसे पहले अपने टॉपिक आया था मैटर, तो जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखा है। तो आई थिंक कि आपके आज वाला टॉपिक एकदम क्लियर होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड, या कोई भी अपनी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी मैटर के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि आज अपनी पहली क्लास है तो कैसे केमिस्ट्री से डील करना है उसके साथ साथ, या कोई भी केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इजीली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम बता देना। ओके। हेलो, हाय विश्वेंद्र। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ सर। सर वो एक बार जो फोर्थ ब्रांच थी आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके ओके, फोर्थ ब्रांच इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील करती है प्रैक्टिकल से। जो भी 11th एंड 12th में अपने केमिस्ट्री में जो भी प्रैक्टिकल्स आएंगे, उस प्रैक्टिकल में अपन किस में पढ़ते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसको आप दो टाइप से डिफरेंशिएट करते हो, कि फर्स्ट चीज आपके पास ये आ जाती है कि क्वालिटेटिव, सेकंड आ जाती है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटी का मीनिंग आपको पता है कि क्वालिटी मीन्स एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्या क्वालिटी होती है ना। तो जो भी अपन प्रैक्टिकल करेंगे 11th एंड बोर्ड में, वो सारे प्रैक्टिकल किसमें पढ़ेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कि जैसे आपके पास कोई एक अननोन मिक्सचर दे देते हैं प्रैक्टिकल में, तो अननोन मिक्सचर देख के आपको ये कह देते हैं कि भैया इसमें आइडेंटिफाई करो कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है ना। कि जैसे NaCl दे दिया, NH4Cl दे दिया, आपको पता नहीं है कि क्या है, NaCl है या NH4Cl है। तो उनकी क्वालिटी से अपन क्या करेंगे कि उनको सेपरेट करेंगे कि भैया कौन सा कैटायन अपने पास है, कौन सा एनायन अपने पास है। तो वो सारा किसमें आता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। ओके, हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अंचल। Sir, I want to ask who coined the term matter. व्हाट? Sir, I want to ask who coined the term matter. हु फाउंड द टर्म मैटर, Yes. है ना। तो मैटर टर्म जो है वो अपने फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसको आप एंटोनी लेवोसियर कहते हो, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, तो उसने ही मैटर के बारे में एक्सप्लेन करा। Okay, sir. Thank you. ओके, Hello, sir. हेलो यशवर्धन। Good morning, sir. How are you? गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन एंड यू? I am fine, sir. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे हिट्रोजीनियस जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर एक पार्ट तो कोलॉइडल होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है? एक सस्पेंशन कहते हैं। जितने भी ट्रू सॉल्यूशन आते हैं वो सारे होमोजीनियस में आते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन, और एक आपके पास होता है कोलॉइडल। तो ट्रू सॉल्यूशन आते हैं होमोजीनियस का पोर्शन, और कोलॉइडल और सस्पेंशन आते हैं हिट्रोजीनियस का, जिसमें जो फिजिकल स्टेट है वो दो होती है ना। टू टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप इजीली क्या कर सकते हो कि डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो वो सारे हिट्रोजीनियस में आते थैंक यू सर। हैं। ओके।
क्लास और है मैथ्स की फिर सर हाँ सुयस सर सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बोला कि H2 है वो एलिमेंट से बना है, हाँ तो आपने कहा एलिमेंट जो सेम टाइप को एटम से बनता है, तो हाँ जो सेम टाइप के फिर मॉलिक्यूल एलिमेंट में क्या अंतर हुआ कि मॉलिक्यूल भी एक सेम टाइप के एलिमेंट का ही तो बना। मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है ना, मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या होगा कि आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे अपन H2O को भी क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ डिफरेंशिएट करा है कि एलिमेंट क्या होते हैं एंड कंपाउंड क्या होता है ना, कि एलिमेंट में आपके पास क्या रहेगा कि एटम सेम रहेंगे, कि जैसे एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो उसको आप क्या कहोगे, एलिमेंट कहोगे। बिकॉज कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं नेचर में जो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं होते ना, जैसे हाइड्रोजन है तो गैस है, तो H2 अपने पास क्या आ जाएगा कि एलिमेंट आ जाएगा, बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, वो मिलके क्या करेंगे, H2 का फॉर्मेशन करेंगे। और कंपाउंड्स की अगर बात करें तो हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, लाइक आपके पास मैं बात करूं कि Na प्लस हाफ Cl2, तो इससे आपको क्या फॉर्मेशन होगा, NaCl। तो डिफरेंट एलिमेंट क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। कि अब Cl2 को हाफ क्यों लिखा, क्योंकि जितनी भी आपके पास गैसेज हैं वो कभी भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते। तो ये तो उनकी फॉर्म हो जाएगी कि दैट मोनो एटॉमिक, व्हाट इज डायटोमिक क्या होता है, तो उसके बारे में बात आगे जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे तो सारा आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, तो रेज योर हैंड्स अगर कोई और क्वेश्चन। और इस चैप्टर की PDF फाइल मैंने आपको सेंड कर रखी है, तो हो सकता है कईयों ने नोट्स बनाए हैं, कईयों ने नहीं बनाए, तो जिसने नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज प्लीज अपने नोट्स अपडेट करें उनको, कोई पढ़े, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं, और या व्हाट्सएप नंबर मेरे हैं आपके पास, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं या उस पर मैसेज कर सकते हैं।